दोस्तों नमस्कार। दिव्यमायस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 26 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे थे हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें से पहला रहेगा वायलेंट फ्रंट। इसके बाद हम देखेंगे ओवर द टॉप, देन वी विल डिस्कस सॉफ्ट पावर, द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन, एंड इन द लास्ट अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। चलिए वन बाय वन चारों एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है वायलेंट फ्रंट, हिंसक मोर्चा। The PFI invokes the Constitution and engages in violence at the same time. PFI संविधान का हवाला देता है और साथ ही हिंसा में संलग्न होता है। फिर से क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक इसको रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट माना जाता है। इस पर रेड होता है 15 राज्यों में और लगभग 100 से ज़्यादा इनके लीडर और एक्टिविस्ट हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। आरोप ये लगता है NIA के द्वारा कि जो PFI संगठन है वो धार्मिक तौर पर पूरे जो देश है उस पर एक षड्यंत्र कर रहा है कि धार्मिक तौर पर जो धार्मिक शांति है उसको किस तरीके से तोड़ा जा सके, और धार्मिक तौर पर हिंसा फैलाने का आरोप भी इन पर लगा है। इन सब के अलावा इन पर यह भी है कि ये एक अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, एक इसको इस्टेब्लिश करने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, और जिसमें कि जो हिंसा होती है उसको जायज़ ठहराया जाए। इसके अलावा कुछ आरोप ऐसे भी हैं जिसमें जो युवा हैं उनको ब्रेन वॉश अथवा उनको मोटिवेट करके जो दूसरे बैंड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलकायदा भी शामिल है, उनको जो युवा हैं किस तरीके से ऐसे संगठन की तरफ अपना झुकाव कर सकें, इनमें शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें, इसका भी आरोप इस संगठन पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे लगा हुआ है। अब इसमें ये भी आगे बात आ रही है जिसमें NIA का दावा होता है कि पर्टिकुलर विशेष समुदाय के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, इवन कंट्री के भी पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप पर भी उनके इस संगठन के रडार पर वो लीडर थे कि जिनके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई की जा सके, जिससे कि देश में जो शांति व्यवस्था है उसको भंग किया जा सके। कुछ और मामलों की बात करते हैं तो जिसमें नरथ आर्म ट्रेनिंग केस 2013 का आता है, जिसमें PFI और SDPI के मेंबर पर ये आरोप लगता है कि ये एक टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो युवा हैं उनमें ट्रेनिंग दी जा सके, किस तरीके से जो विस्फोटक हैं और हथियार हैं उनको इस्तेमाल करने में उनको ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा 2020 में आरोप लगता है कि जब दिल्ली के दंगे होते हैं उसमें जो दंगों को भड़काने में PFI के कुछ जो मेंबर हैं उन पर भी आरोप लगता है। इन सब के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब आगे ये भी बात हो रही है कि बेसिकली इस तरीके के जो संगठन होते हैं वो सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी होता है, अल्प जो समुदाय होते हैं, विशेष तौर पर इसमें आर्टिकल में मुस्लिम समुदाय के लिए बात हो रही है, चूँकि PFI भी एक रेडिकल इस्लामिस्ट संगठन है, इसलिए ये बात हो रही है कि जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है मुस्लिम समुदाय के बीच में, जिसमें कि कई जो प्रोमिनेंट जो हिंदू लीडरशिप है उनके द्वारा भी एग्रेशन, जो एक हिंदुत्व एग्रेशन की बात होती है, साथ में कई सारे जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाते हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुलवादिता की तरफ या बहुलवादी राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, जिससे जो अल्प जो समूह होता है उनमें
एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और जिससे कि जो भी रेडिकल संगठन होते हैं जैसे कि पीएफआई है, इसको बल मिलता है कि वो और जो युवा होते हैं उनको किस तरीके से पथभ्रष्ट करके आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। अगले आर्टिकल में बात हो रही है ओवर द टॉप, सबसे ऊपर। द गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन प्राइवेसी बिफोर डिजिटल ऐप कंट्रोल। डिजिटल ऐप्स नियंत्रण से पहले सरकार को गोपनीयता पर अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 की, जो इसका ड्राफ्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा रिलीज हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है, लोगों से राय मांगी जा रही है क्या प्रावधान कुछ और इसमें करना है, बदलाव करने हैं, जो प्रावधान है उससे जो पब्लिक है वो कितना संतुष्ट है। और 20 अक्टूबर 2022 तक जो आम आदमी है वो इसमें कमेंट करने के लिए तब तक इसको पब्लिक डोमेन पर रखा गया है। इसमें इस ड्राफ्ट के कुछ प्रोविजंस की बात हो रही है जिसमें कि जो व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स जैसे जो ऐप हैं इनको इसके अंतर्गत सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत लाने की बात कही जा रही है, जिससे कि इनको जो रेगुलेशन होता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा अब कुछ नई परिभाषाएं की भी बात हो रही है जिसमें कि जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से लेके जो ईमेल करते हैं, वॉइस मेल हो चाहे सिंपल वॉइस मैसेज हो, वीडियो हो, डेटा कम्युनिकेशन सर्विस हो, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस, सब कुछ जो सरकारी अथवा इस जो ड्राफ्ट कम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है इसके परमिट में लाने पर विचार हो रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो सरकारी नियंत्रण है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। इसके पीछे तर्क सरकार द्वारा ये भी दिया जा रहा है कि अब तक जो टेली कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो वो अभी भी लगभग 140 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट 1885 से ही नियंत्रण हो रहा है और उस समय से अभी वर्तमान की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं। आज के समय में नहीं केवल जो सूचना है उसका प्रकार बदल चुका है किंतु नए तरीके के चैलेंजेस भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार को भी नए बिल की आवश्यकता है। अब चूंकि नया बिल आएगा, सरकारी नियंत्रण बढ़ने पर विचार हो रहा है, इस पर निश्चित तौर पर जो डेटा प्राइवेसी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संविधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही निर्णय दे दिया गया है कि जो राइट टू प्राइवेसी होती है, निजता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है। और अब कुछ जो इस बिल है उसके कुछ ड्राफ्ट के जो प्रावधान है वो इससे इतर देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें यह भी बात कही जा रही है कि सरकार को ये शक्ति देने की बात हो रही है कि अगर कोई पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी का कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज होता है अथवा इनका हवाला देते हुए किसी भी मैसेज को आगे ट्रांसमिट होने से सरकार रोक सकती है। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि जो सर्विस एजेंसी होंगी, यदि सरकार आवश्यक समझेगी तो जो व्यक्ति जिसको जो इस सर्विस का उपभोग कर रहा है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन सरकार प्राप्त कर सकेगी। अब इससे समस्या इस बात की उठ रही है कि जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले ड्राफ्ट आईटी रूल आया था जिसको अंतोगत्वा सरकार को वापस लेना पड़ गया, उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रावधान थे जिसमें कि जो मैसेज होता है वो उसका ओरिजिनल सोर्स तक जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज होती हैं उनको यदि सरकार सूचना चाहेगी तो उनको ये सूचना सरकार को देना पड़ेगा, जिससे निश्चित तौर पर राइट टू प्राइवेसी बाधित होती है। इन सब के अलावा अब सवाल इस पर भी उठ रहा है कि जो सूचना देना होगा कि जो सर्विस एजेंसी जो हैं वो अंतिम जो व्यक्ति जो सर्विस इस्तेमाल कर रहा है अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील करनी है तो कई सारे इनक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा और निश्चित तौर पर टेक्निकली भी ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इन सब के अलावा जो कम्युनिकेशन है
वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। जो निजता का अधिकार होता है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। अब ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो बिल है, टेली कम्युनिकेशन बिल, जिसमें जो डिजिटल ऐप होते हैं उन पर नियंत्रण की बात बढ़ाने की जो प्रावधान है उसको सरकार लाना चाहती है। तो ऐसे प्रावधान को लाने से पहले जो आम नागरिक है उसका जो गोपनीयता का जो अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेसी की जो बात होती है, जो कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार के रूप में भी परिभाषित है, उस पर सरकार जो राय रख रही है उसको फिर से अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और किसी भी कंडीशन पे जो लोगों के जो गोपनीयता का अधिकार होता है उसको बाधित नहीं होना चाहिए। अगले आर्टिकल की अब बात होगी। अगला आर्टिकल है सॉफ्ट पावर, द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। सॉफ्ट पावर, नई रेस, हर देश जीतना चाहता है। आर्टिकल की शुरुआत होती है फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नी जूनियर, जिनका एक वक्तव्य था 1980 के दौरान में, जिसमें वो सॉफ्ट पावर को डिफाइन करते हुए बात करते हैं कि सॉफ्ट पावर बेसिकली किसको कहा जाएगा? ऐसी शक्ति जिसके पास अपने कल्चर के बूते पर, जो पॉलिटिकल आइडिया है इनके बूते पर, और जो पॉलिसी, जो नीतियों का निर्माण करता है उसकी वजह से जो विश्व है, जो वैश्विक जो पॉलिटिक्स है उसमें उसका कद ऊपर होगा, उसको आकर्षित करने की शक्ति उस देश में होगी। तो बेसिकली उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। और सॉफ्ट पावर में जो मिलिट्री पावर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसकी बात नहीं होती कि मिलिटरीली कौन सा देश कितना स्ट्रांग है, ये डिफाइन नहीं करेगा कि वो एज अ सॉफ्ट पावर कितना स्ट्रांग होता है, बल्कि सॉफ्ट पावर में उसका जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, चाहे वो कल्चरली हो, पॉलिटिकल आइडियाज़ हो, वैश्विक परिदृश्य में उसकी किस तरीके से भूमिका नज़र आती है, दूसरे देशों से संबंध कैसे होते हैं, जब वैश्विक संकट की बात आती है तो उसको सुलझाने में वो अमुक देश किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, इन और साथ ही साथ में अपने देश के भीतर जब नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन की बात होती है, और देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी जब ये सब ज़रूरत देखने को मिलती है, तो किस तरीके से कोई देश जो रिएक्ट करता है वो डिफाइन करता है कि वो सॉफ्ट पावर के रूप में कितना मजबूत है अथवा कितना कमज़ोर है। आर्टिकल में बात हो रही है कि भारत का प्रदर्शन अभी ओलंपिक और जब कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो काफ़ी बेहतर नज़र आता है। अब ये जो मेडल होते हैं सिर्फ जो हर भारतीय है उसके लिए गौरव की बात से भी कहीं आगे होते हैं, साथ में जो पूरा देश है उसके जो सॉफ्ट पावर की जो इमेज होती है उसको भी इन्हांस करते हैं, और जिससे कि जो जियोपॉलिटिकल जो रोल होता है वो भी कंट्री का बढ़ता है। आगे आर्टिकल में ये भी बात हो रही है कि अभी इस पर इस तरीके से कोई विशेष शोध जो होते हैं कि बहुआयामी शोध हो कि किस तरीके से जो कोई देश का ओलंपिक में प्रदर्शन, उसकी जो सॉफ्ट पावर होती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उसको कितना इन्हांस करता है, इस पर बहुत गहनता के साथ कई सारे शोध नहीं हुए। किंतु अभी नवीनतम शोध की बात करें तो इसमें डोंगफेंग लियो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट फॉर शंघाई कैंपस ऑफ द स्पोर्ट बिजनेस स्कूल, इनके द्वारा एक शोध किया जाता है जो कि फ्रांस के नागरिकों पर शोध होता है 2020 में। और शोध में क्या होता है? शोध ये किया जाता है कि किस तरीके से चीन का जो ओलंपिक में प्रदर्शन और अचीवमेंट रहता है, वो चीन की जो पॉजिटिव इमेज होती है, वो चीन की जो सॉफ्ट पावर होती है, उसको किस तरीके से ये इन्हांस कर रहा है। अब इसमें यह बात कही जा रही है कि जो चीन द्वारा जो वहाँ पर जो खेल होते हैं, खेलों में जो बेहतर प्रदर्शन होता है, उससे जो पीपल टू पीपल जो रीच होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है। और इसमें कुछ उदाहरण भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो अफ्रीकन देश हैं, पर्टिकुलरली मडागास्कर की बात किया जाए तो उस मेडागास्कर और चीन एक अंडरस्टैंडिंग पर है कि जो मेडागास्कर के जो प्लेयर हैं
वो स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की जब बात होगी तो वो चीन में आकर वो ट्रेनिंग कर सकेंगे। अब इससे निश्चित तौर पर जो चाइना है उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट वाइडर पॉपुलेशन ऑफ न सिर्फ मेडागास्कर बल्कि और भी ज़्यादा बड़े रीजन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि चीन मदद कर रहा है एक कंट्री के स्पोर्ट जो कैपेबिलिटी है उसको बिल्ड करने में। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है जब चीन और कुछ पर्टिकुलर नेशन की बात करें, जिसमें केनिया पर्टिकुलरली की बात की जाती है कि जिसमें केनिया, चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस जब रनिंग की बात आती है तो जो केनिया के धावक हैं वो हमेशा विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इनके साथ चीन के जो धावक है वो भी ट्रेनिंग कर सकेंगे निश्चित तौर पर। नहीं सिर्फ चीन में जो खेल है उसका लेवल लगातार बढ़ रहा है बल्कि दो देशों के बीच में एक दूसरे देश के प्रति जो एक पॉजिटिव इमेज होती है वो भी बिल्डअप हो रहा है। अब इसमें भारत की बात कही जा रही है कि भारत की बात जब खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पदकों की बात होती है, विशेष तौर पर ओलंपिक की जब बात करते हैं, तो ये अगर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें कि किस देश की पॉपुलेशन और जो मेडल वो पा रहा है उसके रेशियो की बात करते हैं तो भारत सबसे पिछड़े देशों में नजर आएगा। 35 मेडल भारत को ओलंपिक में मिले हैं जब से 1990 की बात करें तब से आज तक। हमारी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी है और एक साल के भीतर ही ऐसा अनुमान है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी हो जाएगा। अब इसमें यह भी बात कही जा रही है कि भारत का जो प्रोफेशनल स्पोर्ट प्रदर्शन होता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको जो हैम्पर ये करता है कि भारत में जो एलिमेंट्री लेवल से जो स्पोर्ट होता है, चाहे वो स्कूल लेवल की बात किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात किया जाए, इवन जो सोशल जो एक नज़रिया होता है खेलों को लेकर, तो आज भी उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना दूसरे देशों में देखने को मिलता है। ऐसे में 2014 में जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया जाता है कि किस तरीके से भारत का जो प्रदर्शन है वो ओलंपिक और पैरालंपिक में बढ़ सके। इसके अलावा नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आती है 2016 में जिसमें 20 सूत्रीय जो प्लान है उसकी भी बात कही जाती है जिससे भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन बढ़ सके। किंतु अभी भी जो एलिमेंट्री लेवल पे सपोर्ट की बात होती है भारत में उतना मजबूत नहीं है। संसद में एक जवाब के दौरान 2018 में एक बात सामने आती है कि भारत आज लगभग मात्र 3 पैसा प्रतिदिन पर कैपिटा का इन्वेस्ट करता है खेलों में, जबकि अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो चाइना लगभग 6.1 रुपए पर कैपिटा प्रतिदिन खेल पर निवेश कर रहा है। इसके कंपैरिजन में भारत का जो 3 पैसा है वो निश्चित तौर पर जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, वर्ल्ड क्लास के जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट मिल सके, उनकी पहुंच और ज़्यादा वृहद हो सके, इसको प्रभावित करती है। कोचेस की क्वालिटीज़ को प्रभावित करती है, एकेडमिक में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको प्रभावित करती है और इसका जो रिजल्ट होता है ओलंपिक जैसे इवेंट में प्रदर्शन पर साफ देखने को मिलता है। इसके अलावा अब जिस तरीके से जो लगातार इन खेलों के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अभी रिपोर्ट की बात कही जाए तो जो रीसेंट टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ है वो लगभग 3.05 बिलियन लोगों द्वारा देखा गया। पिछला रियो 2016 ओलंपिक से ये लगभग 74% इंक्रीज है जब डिजिटल व्यूवरशिप की बात कही जाती है। और ऐसे में निश्चित तौर पर कोई देश अगर ऐसे मंच पर बेहतर प्रदर्शन करता है तो एक उसका पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाता है। अब इसमें कुछ सुझावों की बात भी कही जा रही है कि सबसे पहले सुझावों की बात कही जाए तो ऐसे देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत को करना चाहिए जो कि अमुक खेलों में बेहतर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसमें कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम से हम स्विमिंग में सीख सकते हैं एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों देशों के बीच में स्थापित कर दी जाए, और जब
दौड़ की बात आती है तो अफ्रीकन कंट्री बहुत कुछ सिखा सकते हैं, विशेष तौर पर केनिया जैसे देश की बात कही जाए। और बेसिकली पॉलिटिक्स, राजनीति को इनसे दूर रख के बात करनी चाहिए। और इसमें अभी ये भी बात कही जा रही है कि किस तरीके से चीन द्वारा भी हाल में भारत से मदद मांगी गई है कि चीन में जो क्रिकेट है उसके विकास में भारत मदद करते। अब निश्चित तौर पर यदि ऐसी चीजें होती हैं तो भारत में आने वाले समय में खेल का स्तर और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। इन सब के अलावा आगे सुझाव के तौर पर यह भी बात कही जा रही है कि जैसे जिस तरीके से चीन कुछ पर्टिकुलर खेलों पर फोकस करके अपने जो प्रदर्शन है उसको लगातार और ज़्यादा सुधारता जा रहा है, भारत भी ऐसा कर सकता है। और ऐसे में जो नीति आयोग द्वारा स्कीम आती है उसमें लगभग 500 लोगों को, जो एथलीट होते हैं 500 एथलीट को उसमें और ज़्यादा इंगेज करने की आवश्यकता हो जाती है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको बढ़ाकर जो खेल है उसका स्तर भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए, आईपीएल से किस तरीके से भारतीय क्रिकेट का जो स्तर है और ज़्यादा बढ़ चुका है और भारतीय क्रिकेट का जो डंका है पूरे विश्व में भी बज रहा है। इसमें आईपीएल जैसे इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर सरकार अगर आगे बढ़ेगी तो जो सरकार पर निवेश का जो बोझ होता है वो भी हल्का होगा और जो खेल है उसमें जो आम लोग हैं उनका आकर्षण भी बढ़ाने पर इस तरीके से मदद आगे मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैलेंट होता है उसको जितना जल्दी ट्रेस कर लिया जाए उतना देश के वो हित में होगा। और अंत में ये बात कही जा रही है, जो सॉफ्ट पावर की बात कही जाती है तो ये उद्देश्य नहीं होता बल्कि ये कहना होगा कि ये एक साध्य नहीं है कि बस सॉफ्ट पावर बनना भारत को एक साध्य के रूप में देखना होगा कि हाँ सॉफ्ट पावर, चूंकि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में जाना भी जाता है किंतु ये एक साधन है। हमारा सॉफ्ट पावर इमेज जितना मजबूत होगा, वैश्विक जब जियोपॉलिटिक्स की बात आएगी उसमें भारत की जो आवाज़ है वो और ज़्यादा मजबूती से सुनी जाएगी। अगले आर्टिकल में अब हम बात करेंगे अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, भारत के बहुपक्षवाद में सुधार के लिए एक जमीनी योजना। इसमें यह भी बात कही जा रही है कि नई दिल्ली का जो न्यू दिल्ली कॉल फॉर स्ट्रक्चरल ओवरहॉल ऑफ ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड अ वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों के ढांचागत फेरबदल के लिए नई दिल्ली के आह्वान में संस्थागत जवाबदेही और विकासशील देशों का व्यापक प्रतिनिधित्व शामिल है। एस जयशंकर साहब की विजिट अभी होती है यूनाइटेड स्टेट में 18 सितंबर से 28 सितंबर की ये विजिट रहेगी। इसमें अभी उनका ऐतिहासिक भाषण जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने दिया है वो हो चुका है। अब चूंकि भारत अभी जस्ट इस बैठक से पहले समरकंद में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक होती है उसके तुरंत बाद भारत शामिल होता है अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण बैठक में। और इसके इतर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के इतर भी अमेरिका में भी बहुत सारे जो कुछ इम्पोर्टेंट डेलीगेशन के साथ भी जयशंकर साहब और जो पूरी टीम है उनकी भी मुलाकात होगी। और ये बेसिकली SCO के तुरंत बाद इस बात पर इंगित कर रहा है कि भारत किस तरीके से जब बहुपक्षवाद मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी की जब बात आती है तो भारत किस तरीके से उसको लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आगे बात ये भी हो रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात जो कि एस जयशंकर साहब की स्पीच में भी देखने को मिलता है, जिस पर वो कहते हैं कि रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म जो पूरा ढांचा है बहुपक्षीय संस्थान का उसमें सुधार की आवश्यकता है और इसको और ज़्यादा समावेशी बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो वैश्विक
बहुपक्षीय जो संस्थान हैं उनमें जो भी ढांचागत फेरबदल होने चाहिए, जिससे कि जो विकासशील जो देश हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ सके। इस बार के थीम की बात करते हैं, 77वें जो जनरल असेंबली है तो थीम रहता है अ वाटरशेड मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। अब ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन के साथ भारत की जो भागीदारी है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हुई नज़र आती है। अब इसमें 3 रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। पहला, कोविड-19 पेंडेमिक, जिसमें देखा गया किस तरीके से जब दुनिया के देशों ने अपने बॉर्डर को क्लोज कर दिया तो यूएन एज अ इंस्टीट्यूशन बिल्कुल बेबस नज़र आता है। और ऐसे में भारत जैसे देश, बेसिकली साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, उन कंट्रीज़ की बात हो रही है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका भारत भी निभाता है। जो वैक्सीन पॉलिसी, किस तरीके से वैक्सीन को ज़रूरतमंद देशों तक पहुंचाता है, उसकी बात कही जा रही है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन, जो युद्ध अभी हाल में देखा जा रहा है, जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो जाता है, इवन सिर्फ शुरू नहीं होता, लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद जो यूएन है वो जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे वो बिल्कुल भी बेबस नज़र आता है। वो बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, लगातार उस आगे गतिरोध और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि युद्ध रोका जा सके, पर यूएन एज अ इंस्टीट्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड स्कोप इस क्षेत्र में नज़र आता है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस संस्था में रिफॉर्म की आवश्यकता और ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इन सब के साथ में जो चाइना, जो ऑलरेडी यूएन का स्थायी जो मेंबर है, वो लगातार अपना एग्रेशन बढ़ाता है, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, इंडो पैसिफिक पूरे रीजन की बात हो। ऐसे में जो लगातार किस तरीके से यूएन जैसे संस्थान का जो आज के समय में रिलेवेंस है दुनिया के लिए, उसको घटा रहा है। क्योंकि इन लगभग फ्रंटों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो यूएन, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो युद्ध रोकने की बात हो, चाहे जो चाइना दादागिरी दिखा रहा है उसकी बात हो, तो यूएन बेबस नज़र आ रहा है। अब संस्था यदि बेबस है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए कि और ज़्यादा इसको लोकतांत्रिक बनाया जाए, प्रतिनिधित्व में और ज़्यादा देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। अब इसमें आगे ये भी बात हो रही है कि किस तरीके से चीन द्वारा भी अनऑफिशियल प्रेशर देखने को मिलता है, जब जो यूएन के जो फॉर्मर ह्यूमन राइट चीफ रहते हैं मिशेल बैचलेट, उन पर चीन द्वारा दबाव डाला जाता है कि वो चीन जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश न करे यूनाइटेड नेशन, जिसमें उइगर जो मुस्लिम कंडीशन है उसकी बात कही जा रही है कि किस तरीके से चाइना में उन पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अब इसमें रिसेंटली अगर बात कही जाए तो लगातार चीन वीटो लगाता है जब वैश्विक आतंकवाद को भारत रोकने का प्रयास करता है, और इसी ओर जब साजिद मीर जैसे आतंकियों को जब ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डालने की बात होती है, जो कि 2008 मुंबई अटैक और कई सारे इसके बाद के इवेंट में भारत द्वारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबूत के साथ जब यूएन में दिया जाता है, तब भी चीन वीटो लगा देता है। ऐसे में चीन की मंशा पर भी शक होता है और चीन की मंशा को यूएन रोकने में विफल हो रहा है, उस पर भी बात कही जा रही है। इसके अलावा लगातार हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो लगातार कई जो दूसरे देश हैं उनके साथ मीटिंग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो भारत का जो जब समर्थन की बात आती है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, जिसमें G4 नेशन की बात हो रही है। इसके अलावा L69 ग्रुप, जो कि बहुत सारे मेंबर हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के, उनको किस तरीके से एक साथ लाया जा सके, जिससे कि एक जो वृहद वैश्विक राय का निर्माण किया जा सके, जिस पर कि यूएन का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको फिर से रिफॉर्म किया जाए।
इसकी ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि आज दुनिया जो है वो रशिया यूक्रेन को लेकर बटा हुआ नज़र आता है। इसके बाद ये भी बात हो रही है कि भारत क्वाड की बात हो, इब्सा की बात हो, ब्रिक्स की बात हो, सिलेक की बात हो, कैरिकॉम की बात हो, इसके अलावा कई जो दूसरे जो त्रिपक्षीय जब फॉर्मेट की बात होती है, जिसमें कि चाहे वो भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की बात हो, भारत फ्रांस जो यूएई की बात हो, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो, ये इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि भारत लगातार अपना प्रयास कर रहा है किस तरीके से जब ग्लोबल गवर्नेंस की बात आती है तो नया जो फ्रेमवर्क होता है उसका निर्माण हो सके, साथ साथ में जो पहले से जो यूनाइटेड नेशन जैसे जो संगठन है उनमें किस तरीके से ढांचागत जो सुधार की आवश्यकता है, इस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो संगठन है आज विश्व का, उसको और ज़्यादा जवाबदेही बनाया जा सके, इसकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा सके, इस पर और ज़्यादा पारदर्शिता इसमें लाया जा सके, साथ साथ में इसको निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के वैश्विक शांति के बहाली में इस्तेमाल किया जा सके, जो कि कहीं ना कहीं जब यूएन का निर्माण होता है तो इसके जो निर्माण के पीछे का उद्देश्य भी यही रहता है। और निश्चित तौर पर डिप्लोमेसी ही आज की ज़रूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मूल बन जाता है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।